Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जब आप जैसे आपने जो पहला पार्ट है जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये सेकंड पार्ट देखिए तो आपको दिक्कत होगी और ये सेकंड पार्ट फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए थे कि जो नेपोलियन के क्या क्या रिफॉर्म्स थे। तो अब हम देखेंगे नेपोलियन के रिफॉर्म्स, उनके जो रूल था उसका क्या रिजल्ट आया, कि लोगों के क्या आइडियाज थे उनके बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे। इन द एरिया कॉन्क्रीट रिएक्शन ऑफ द पीपल वर मिक्स्ड। रिएक्शन, कुछ लोग नेपोलियन के फेवर में थे, कुछ नेपोलियन के अपोज में थे। ठीक है। फ्रेंच आर्मीज वेलकम्ड एज द हार्बिंजर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। जो फ्रेंच आर्मीज थी वो उन्हें संदेश वाहक, डेमोक्रेसी का संदेश वाहक बन के आई, और जो लोगों के बीच में जो एंथियास थी, जो खुशी थी, वो बाद में हॉस्टिलिटी, मतलब एक ऐसी जो इनिशियल एंथुसियाज्म था लोगों के बीच में, वो एक तो द इनिशियल एंथुसियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी। जो पहले जो खुशी का माहौल था वो अफरा तफरी में बदल जाता है, एंड बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिड नॉट गो हैंड इन विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो जो नए एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे नेपोलियन हमको पता है कि डेमोक्रेसी वगैरह थी वो खत्म करती थी। ठीक है। तो लोगों को वहां पे पता चल गया था कि जब तक लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगी, तब तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं जो नेपोलियन उनके लिए लाए हैं, वो किसी काम के नहीं है। जब आपको फ्रीडम नहीं होती है तो वो चेंजेस, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स कंस्क्रिप्शंस टू द आर्मी टू कॉन्क्वेस्ट रेस्ट ऑफ द यूरोप्स। जो टैक्सेस बढ़े जो उस समय नेपोलियन के रूल में, और जो सेंसरशिप वगैरह, सेंसरशिप मतलब होता है किसी जब आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर, इन पे आप बैन लगा देते हैं, बुक्स वगैरह पे बैन लगा देते हैं, ताकि कुछ आइडियाज, जो लिबरल लोग होते हैं उनकी आइडियाज वो अपने आइडियाज लोगों तक ना पहुंच पाएं। तो सेंसरशिप हो गई। ऑफ फोर्स कंस्पिरेशन होते थे आर्मी में मतलब जो लोग होते थे वहां के, उन्हें फोर्सफुली आर्मी में सर्व करने के लिए आर्मी में सर्व, जो लोग होते थे वहां पे, उन्हें आर्मी में सर्व करने के लिए उन्हें जो फोर्स कंसिडरेशंस, मतलब जो आर्मी में वहां पे लोग होते थे उनके लिए उनको फोर्सफुली उन्हें ज्वाइन करवाई जाती थी आर्मी, ताकि वो जो यूरोप का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कंक्वायर कर सके, और जो एरिया है जो नेपोलियन के एम्पायर का, वो बड़ा हो सके। लेकिन लोग जो थे वो वहां के इससे खुश नहीं थे। वो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो आए थे, लेकिन वो उन्हें ना फायदेमंद लग रहे थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे वो उन्हें ना फायदेमंद लग रहे थे, और वो एडवांटेजेस तो थे वो आउटवेट लग रहे थे उन्हें, मतलब फालतू के एडवांटेजेस लग रहे थे। तो हमने जो नेशनलिज्म, अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म। अब जैसे हमने पढ़ा कि हम आइडियाज पढ़े फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि चिंगारी मतलब कैसे आई, रेवोल्यूशन जो फ्रेंच में कैसे आई, लेकिन ये बना कैसे, ये नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद था
वो वहाँ पे लोग कलेक्ट कैसे हुए, लोग कलेक्ट अलग अलग जगह पे रहते थे, तो एक कलेक्शन, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, इसमें हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कलेक्टिव आइडेंटिटी नेशनलिज्म में जो मीनिंग होता है वो लोग कलेक्टिव आते हैं और फिर एक जो शासक होता है उसके प्रति अपनी जो शासक होता है उसके प्रति अपनी जो अ, उसका तख्ता जो होता है वो पलट करते हैं और एक ऐसी अपनी जो पावर होती है वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो जर्मनी में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, अब जो बैकग्राउंड हमें पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि उस समय यूरोप का बैकग्राउंड जो था वो क्या था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स एंड एम्पायर्स। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो जिन कंट्रीज को हम जर्मनी, इटली, आज बहुत सारी कंट्रीज के, ये ब्रिटेन ये नाम से जानते हैं, ये बहुत सारे पहले एम्पायर्स रहे थे। तो सेंट्रल अब इसमें जो जियोग्राफी है उस समय की, कौन कौन से कहाँ के लोग रहते हैं, वो इसमें आपको बताया गया है कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप वर अंडर दी ऑटोक्रेसी। जो सेंटर और ईस्टर्न रूल था वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल था, वहाँ पे मोनार्चीज होते थे और वहाँ पे डाइवर्स पीपल रहा करते थे। जो पीपल अपने आप को कलेक्टिव, मतलब उनकी भाषाएं अलग थी, उनके कल्चर अलग था, उनका चाल चलन अलग अलग था, ठीक है, वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी और बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। अब इसमें एक था हैब्सबर्ग एम्पायर। द हैब्सबर्ग एम्पायर था जो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के ऊपर रूल करता था। बहुत सा पैच वर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट पीपल्स, वो कलेक्शन था, बहुत सारे मतलब अलग बहुत सारे कलेक्शन थे वहाँ पे, डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट पीपल्स थे, मतलब एक यूरोप में, ठीक है, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो उसमें अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग वहाँ पे रीजन्स थे। तो उन रीजन्स के बारे में डिस्कशन जो है वो आगे दिया गया है। पहला था जो था वो एल्पाइन रीजन था, उसमें आता था ट्रायल, ऑस्ट्रेलिया एंड सुडरलैंड एज वेल एज बोहेमिया। वहां पे तो एरिस्टोक्रेसी थी, जो मोनार्कीज वगैरह थी वो बहुत डोमिनेंट थी और वो बोलती थी जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। अब वहां पे आ जाता है आपको इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस के बारे में आपको बताया गया है वो थी लोमार्डी एंड वेनेटिया। उसके बाद है हंगरी। हंगरी में कंडीशन ये थी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक मग्यार एंड अदर स्पीक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, वहां पे जो आधी पॉपुलेशन थी वो मग्यार बोलती थी और जो अदर थे उसमें वैरायटी ऑफ डायलेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट की भाषाएं वो बोलते थे। अब यहाँ पे गैलिशिया में क्या था, केस ये था कि वहां पे एरिस्टोक्रेसी, जो वहां पे मोनार्की वगैरह जो पावर वगैरह थी वो वहां पे पोलिश एक लैंग्वेज है वो बोलते थे। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो हब्सबर्ग एम्पायर जो था उसके 3 जो अलग अलग रीजन्स थे, एल्पाइन रीजन और इटालियन स्पीकिंग और हंगरी और जेलिशिया जो रीजन था उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब उन जो 3 रीजन्स थे उनके अलावा भी जो और 3 जो रीजन्स थे उनके वो डोमिनेंट थे और उनके अलावा भी 3 और रीजन्स थे जो थे लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। जो एम्पायर थी उसकी बाउंड्री जो थी उसके आस पड़ोस जो कुछ रीजन्स थे। अब मास सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट्स, इसमें जो बाउंड्रीज में वहाँ पे जो छोटी पॉपुलेशन थी वहाँ पे पीजेंट बहुत सारे रहते थे वहाँ पे, ठीक है। बोहेमियाज एंड स्लोवक्स टू द नॉर्थ, जो वहाँ पे जो ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, बोहेमियाज और पीजेंट्स के ग्रुप्स हैं वो हैं, उनके नाम ये दिए गए हैं, ठीक है। टू द नॉर्थ जो बोहेमियाज और स्लोवक्स थे वो नॉर्थ में रहते थे। स्लोवीनीज इन कर्नियोला, जो स्लोवीनीज थे वो कर्नियोला में रहते थे। और जो क्रोट्स थे वो टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनियम। जो क्रोट्स रहते थे वो साउथ में रहते थे और जो रोमन्स थे वो रहते थे ईस्ट में, जो कहीं था ट्रांसिल्वेनिया में। सच डिफरेंस कैन नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ यूनिटी। इतने सारे इनके बीच में डिफरेंसेस थे कि ये चीजें जो यूनिटी हैं वो जैसे बहुत सारे जो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं, तो ऐसा कोई सा चीज नहीं है, ऐसा कोई सा पैमाना नहीं है जो इन लोगों के बीच में यूनिटी को डिफाइन करता हो। लेकिन इसमें लिखा है सच डिफरेंस कैन नॉट इजीली प्रमोट यूनिटी। ये यूनिटी प्रमोट नहीं कर रहा, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आने वाले लोग यूनिटी प्रमोट नहीं कर पाते, ठीक। द ओनली रीजन, जो ओनली रीजन था वो था अलायंस टू द एम्परर। जो इनका जो गुस्सा था, जो अपना जो एम्परर था
उसके प्रति जो गुस्सा था वही इनका कॉमन इंटरेस्ट था। मतलब कि ये नहीं मानते थे कि जो तुम्हारा दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है और इसीलिए हम यूनाइट हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है, एरिस्टोक्रेसी बारे में दिया गया है और मिडिल क्लास जो थी उस समय की, जो न्यू मिडिल क्लास थी, उसके बारे में दिया गया है। तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंट थी वहाँ पे। एरिस्टोक्रेसी जो राजा महाराजा जो थे वहाँ पे और उनके जो सगे संबंधी थे राजा महाराजाओं के, उनके बारे में ये एरिस्टोक्रेसी जो रिच क्लास थी उसके बारे में उसके बारे में बताया गया। ये पॉलिटिकली डोमिनेंट थे और सोशली भी डोमिनेंट थे, क्योंकि जो राजा का होता है वो तो एक तरह से रहता ही है किसी भी राज्य में। तो इट वॉज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये कॉमन डेट कैट अक्रॉस द रीजन्स। ठीक है, तो ये कॉमन वे ऑफ लाइफ जो था उससे यूनाइट थे, जो एक दूसरे से मिलते थे। ठीक है, और जो डेट कैट अक्रॉस रीजन, इनके अलग अलग रीजन्स में इन्हें बांट रखे थे, जो कट होते थे अलग अलग रीजनल डिविजन्स में। जैसे ये एरिया मेरा है और दूसरा एरिया जो है वो तेरा है या तो किसी और सगे संबंधी का वो रीजन है। अरिस्टोक्रेसी क्लास ओन स्टेट एंड कंट्री साइड एंड टाउन्स टू। जो एरिस्टोरी क्लास थी वो स्टेट राज्य तो थे, वो कंट्री में जितने भी राज्य थे उनको भी ओन करती थी, और जो टाउन्स छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज थी उन्हें भी वो ओन करती थी। इट स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। हाई सोसाइटी के लिए जो और डिप्लोमेसी के लिए ये लोग फ्रेंच जो थी, फ्रेंच भाषा थी, उसका ज़्यादा प्रयोग करते थे। फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। इनके यहाँ जो बहुत सारे अलग अलग खानदान थे जो एरिस्टोक्रेसी में होता था, तो ये राजघरानों में एक दूसरे में ही शादी हो जाया करती थी, और ये इसी टाइज से जो थे इनके बीच में कनेक्शन जो था वो बना हुआ था। द न्यू मिडिल क्लास, मेजॉरिटी ऑफ द पीजेंट्स। अब आपके जो एनसीईआरटी में न्यू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थी, उसके बीच में भी डिफाइन किया गया है जो उस समय कैसी थी। अब देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो यूरोप का, जब ये नेशनलिज्म राइज हुआ, जब तख्ता पलट हुआ वहां पे एम्प्रेस का, तो बेसिक रीजन उससे जो पहले बेसिक क्या था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो मेजॉरिटी थी वहां की वो पीजेंट्स थी, वो मतलब किसान थे। इन बेस्ट लैंड फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। जो बेस्ट में था वो लैंड जो थी वो फॉर्म की जाती थी टेनेंट्स, जो किराएदार थे वहां पे, यानी कि उन्होंने किराए पे वो लैंड रखी, और जो छोटे छोटे ओनर्स जो हुआ करते थे उस लैंड के, छोटी छोटी लैंड के, उनके द्वारा फॉर्म की जाती थी। इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय बाइसिटेड। जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में था, वो जो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड थे, वो वास्ट स्टेट्स, जो राज्य था वो कंट्रोल करता था, विच जो कल्टीवेट किए जाते थे सर्व्स के द्वारा। जो अभी पढ़ा था वो एरिस्टोक्रेसी क्लास पढ़ी थी, और हमने पढ़ी थी पीजेंट क्लास। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल क्लास। तो इंडस्ट्रियल क्या हुआ, जैसे जैसे हमें पता है कि मिड जो 18th सेंचुरी थी उसमें जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो इंग्लैंड में आ चुका था, लेकिन ये फ्रांस में जो था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में आया था, बड़ा लेट आया था। तो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स थे उनकी भी एक क्लास बनी जिसे हम इंडस्ट्रियल क्लास कहते हैं। ठीक है, इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप, ये क्लास जो थी वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में मोस्टली रिसाइड करती थी। ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब ये क्लास वहाँ पे जो सेंट्रल यूरोप में जब लोग रहते थे तो वहाँ पे ग्रोथ हुई, टाउन्स की भी ग्रोथ हुई, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो भी बढ़ा। मीन्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास, इससे जो जन्म हुआ वो इमरजेंस वर्किंग क्लास का हुआ और जो टाउन्स की ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इंग्लैंड इन द, जैसे मैंने आपको बताया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो था हाफ ऑफ दी, मतलब मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया था। ठीक है, और फ्रांस में ये लेट आया था, जो फ्रांस में ये 19th सेंचुरी के करीब आया था। बर्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, बर्थ ऑफ द इंडस्ट्री, यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसने जन्म दिया था इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लास को, जिसमें जो थे बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और जो थे वो प्रोफेशनल थे। इनका भी बहुत जो था वो रोल था। जो नेशनलिज्म था जो इमर्ज हुआ यूरोप में,
उनका भी जो यूनिटी लाने में, ठीक है, इनकी ये जो वर्किंग क्लास की जो प्रॉब्लम होती थी उन्हें उजागर करते थे, राजा के सामने रखते थे। तो इन लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो रेवोल्यूशन में। एजुकेटेड क्लास, इसमें देखिए एजुकेटेड क्लास जो है बड़ी मतलब इसमें एनसीईआरटी में पॉइंट्स तो बड़े कम दिए गए हैं, लेकिन एजुकेटेड क्लास जो थी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि यही जो क्लास थी मतलब इट इज द क्लास विच शेप्ड द रेवोल्यूशन। इसने ही रेवोल्यूशन को शेप किया था। इसमें जो एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लास थी, इसी ने शेप की नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी जो आई वो इन्हीं लोगों की वजह से आई। इन्हें आर्टिकल्स पब्लिश किए, इन्होंने न्यूज़पेपर छापे, जिससे लोग उन्हें पढ़े, लोग जागरूक हुए और लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन जो था वो डेवलप हुआ। ये जो थी ये क्लास मोस्टली रिसाइड करती थी इन दी सेंट्रल एंड ईस्टर्न प्रोटो, और ये बहुत कम थी नंबर में। एजुकेट पढ़े लोग जो थे, और जो लिबरल मिडिल क्लास थी, जो उदारती वाला समाज था, वो बहुत कम था। Following the abolition of the aristocratic privileges, this class gained popularity. जैसे जैसे जो abolition हुआ अरिस्टोक्रेटी जो यहाँ पे राजा थे, उन्हें जो बहुत सारे privileges थे वो स्टेट की तरफ से मिलते थे। उन्हें जैसे जैसे उन अरिस्टोक्रेटिक जो privilege थे उनका abolition हुआ, ये क्लास जो थी वो इसकी पॉपुलरिटी जो थी वो बढ़ती गई। तो चलिए आपका जो सेकंड लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। अब जब हम तीसरे लेक्चर में जो आगे का लिबरलिज्म वाला पार्ट है उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। और चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। I think the girls with their